नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल ICSE स्पेशल में स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 9th का जो ज्योग्राफी बुक है उसके बारे में। ठीक है, इस पेपर को आप लोग हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी पेपर 2 बोलते हैं। ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके पैटर्न पे यदि बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर जो आपका पैटर्न होता है 2 आवर्स का आपका ड्यूरेशन होता है, 80 मार्क्स होता है और 20 मार्क्स आपका इंटरनल एग्जाम होता है। क्वेश्चन पेपर में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो तरह का पार्ट देखने को मिलता है। कैंडिडेट अपने आंसर का यूज करते समय स्केच, डायग्राम, ग्राफ, चार्ट इस सब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में रिक्वायर आंसर इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ जियोग्राफिकल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसमें हम लोग आवर वर्ल्ड जो टॉपिक दिया गया है, ठीक है, मतलब टॉपिक क्या समझिए, आवर वर्ल्ड मतलब पूरा हमको दुनिया के बारे में जानना है। इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 चैप्टर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 अर्थ एज ए प्लैनेट, चैप्टर 2 उसमें हम लोग जियोग्राफिकल ग्रिड के बारे में बात करेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और चैप्टर 3 रोटेशन एंड रिवोल्यूशंस की बात करेंगे। ये तीनों चैप्टर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस है आपका। पहला चैप्टर है, उसमें आपको शेप ऑफ अर्थ पढ़ना है, अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमन काइंड पढ़ना है, और कंडीशन डेट एग्जिस्ट, जिसके कारण यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होता है, उसके बारे में बात करना है। फिर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में पढ़ना है, लैटिट्यूड का होता क्या है, मेन लैटिट्यूड क्या है, उनका लोकेशन डिग्री के साथ, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स और उनका यूजेस। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, प्राइम मेरिडियन, फिर टाइम, लोकल, स्टैंडर्ड और अलग अलग तरह का जो टाइम जोन होता है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज करके लोकेशन पता करना, कैलकुलेशन ऑफ टाइम और ग्रेट सर्कल और उसका यूज, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। रोटेशन रिवोल्यूशंस में यदि हम बात करते हैं तो रोटेशन, डायरेक्शन, स्पीड और इसका इफेक्ट, जिसके कारण दिन और रात होता है। सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट, सन राइज करता है ईस्ट में और वेस्ट में डूब जाता है, अस्त हो जाता है। फिर कोरियोलिस इफेक्ट। रोटेशन के बाद हम लोग के पास होगा रिवोल्यूशन, जो सन के चारों ओर होता है, रिवॉल्व करता है जब अर्थ। एंड इट्स इंक्लाइंड एक्सिस इफेक्ट, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एंड सीजनल चेंज विद इक्विनॉक्सेस एंड सोलस्टिस, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हम लोग का सिलेबस का टॉपिक है, उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर द अर्थ एज ए प्लैनेट, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले अर्थ के बारे में यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट लोग के द्वारा, ठीक है, तो यूनिवर्स का जो एग्जिस्टेंस हुआ वो एक थ्योरी के कारण हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो लगभग में 15 बिलियन ईयर्स है वो के बारे में। ठीक है, तो हम लोग का जो यूनिवर्स है, जिसमें हम लोग यूनिवर्स की बात करते हैं, जिसमें अर्थ है और अलग अलग जो हम लोग के पास प्लेनेट है, मतलब सोलर सिस्टम है, उस सबको मिलाकर पूरा हम लोग का यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। सिर्फ हम लोग का सोलर सिस्टम नहीं है, बहुत सारा सोलर सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग बेसिकली इसमें बात कर रहे हैं अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से यदि आप बात करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस के हिसाब से, तो हम लोग के पास अलग अलग प्लेनेट है। आपके पास एक है मरकरी, ठीक है, फिर है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 आपके पास प्लेनेट दिया है जो सन के चारों ओर घूमते रहता है। और इसके बारे में ध्यान रखिए, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिखा गया है, मतलब सबसे नज़दीक मरकरी है और जो सबसे दूर है वो नेपच्यून है। वही डायग्राम यहाँ पे सोलर सिस्टम का बनाया हुआ है। ठीक है, प्लूटो के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो प्लूटो को हटा दिया गया है नए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लूटो जो होता है उसको ड्वार्फ प्लेनेट बोला गया, छोटा है, क्या बोला गया, ड्वार्फ प्लेनेट बोला गया। अब अर्थ जो है, इसको यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए, वीनस के बाद है अर्थ, को हम लोग धरती बोलते हैं, पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में क्या बोला जा रहा है, 3rd प्लेनेट है ये इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अर्थ 3रा नंबर प्लेनेट है। इसका जो डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, जिसे हम लोग अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर बोलते हैं।
सन से। द ऑर्बिट ऑफ अर्थ लाइज बिटवीन ऑर्बिट ऑफ वीनस एंड मार्स। जो अर्थ का ऑर्बिट है वो वीनस और मार्स के बीच में है। देखिए वीनस यहाँ पर है, मार्स यहाँ पर है, इसके बीच में होगा। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, क्योंकि एक यही प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। लाइफ एग्जिस्ट होने का कारण क्या है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर इसका मेन कारण है। ठीक है, यहाँ पर तीनों चीज़ मिलता है इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट हो पाता है, और जहाँ पर तीनों चीज़ मिलता है लाइफ एग्जिस्ट हो पाता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। देखिए इस तरह का है, मतलब एक तरह का मान लीजिए, एक हम लोग के पास लिथोस्फीयर, एक हम लोग के पास है हाइड्रोस्फीयर, और एक है हम लोग के पास एटमॉस्फेयर। तीनों पार्ट मिला के ऐसा रीजन जहाँ पर सब मिलता है तो वहाँ पे बनता है बायोस्फीयर। ये रीजन देखिए जहाँ पर तीनों पार्ट मिलता हुआ दिख रहा है तीनों का, यही कहलाता है बायोस्फीयर। ठीक है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ बात किया गया ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो ज्योग्राफी के बारे में क्या बात किया गया, यदि आप यहाँ समझते हैं तो पता चलेगा ज्योग्राफी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। जियो जिसका मतलब होता है धरती, मतलब अर्थ, और ग्राफो मतलब होता है राइट। तो बेसिकली ज्योग्राफी जो है वो अर्थ के बारे में है, अर्थ के बारे में बताता है, अर्थ के बारे में लिखता है। ज्योग्राफी इज राइटिंग अबाउट द अर्थ। इट इज़ अ साइंस दैट डील विद अर्थ एंड इट्स लाइफ, distribution of land, sea, air, and distribution of plant and animal life, including human beings and their activities. ये सब आपका किसमें आता है? सोलर सिस्टम का पार्ट तो है ही, ये सब का स्टडी जिसमें करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक है, अब अर्थ का शेप कैसा है इस पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर डिस्कशन होता है, बहुत सारा साइंटिस्ट लोग बताएं कि अर्थ का शेप कैसा होता है, वो सब जो थ्योरी है उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं और मानते हैं बेसिकली अर्थ का जो शेप होता है वो एग्जैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, अर्थ का अपना ही एक शेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जियोइड। क्या होता है? जियोइड होता है। ठीक है, अब उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं। दिस राइजिंग सन इज सीन फर्स्ट एट प्लेसेस इन द ईस्ट देन एट द प्लेसेस इन वेस्ट। जो सन राइजिंग होता है वो ईस्ट में पहले दिखाई देता है, वैसा प्लेसेस में वेस्ट में बाद में दिखाई देता है। देखिए इधर से सन का रेज है, सन इज नॉट विजिबल एट इट, इधर जो है अभी तक सन विजिबल नहीं हो पाया है। तो सनराइज और सनसेट का जो डिफरेंस है तो वही है पहला पॉइंट, द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। इसका जो डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, इंडिया में ही यदि आप बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सनराइज और सनसेट का जो डिफरेंस होता है वो लगभग में 2 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का होता है। ठीक है, तो इसका जो मेन कारण ये है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप का है। प्लेन रहता तो सब जगह समय क्या होता? एक जैसा होता। तो वही लिखा है देखिए यहाँ पे, इफ द अर्थ वेयर फ्लैट, अर्थ इस तरह से होता तो सन रे आता सब जगह एक साथ बढ़ता, द राइजिंग सन वुड बी सीन एट ऑल प्लेसेस एट द सेम टाइम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका मतलब धरती जो है चपटी नहीं है। ठीक है, अगला जो है दूसरा पॉइंट, हॉरिजॉन। हॉरिजॉन इज एन इमेजिनरी लाइन वेयर द स्काई एंड अर्थ अपीयर टू बी मीटिंग। हॉरिजॉन एक ऐसा लाइन है जहाँ पर बेसिकली लगता है कि धरती और आकाश जो है वो मिल रहा है। This circular horizon widen with increase in height, which proves the earth to be spherical in the shape. The horizon always make a circular limit where the sky appears to be meeting the earth. जब मीट होता हुआ दिखता है हम लोग को बेसिकली तो एक सर्कुलर लिमिट बनाने का काम करता है ये, जो बताता है कि जो अर्थ है बेसिकली वो स्फेरिकल शेप का है। अगला एक एक्सपेरिमेंट किया गया था मैगलेंस के द्वारा, तो हम लोग उसको नाम दिए मैगलेंस सर्कम नेविगेशंस। क्या नाम दिए? मैगलेंस सर्कम नेविगेशन। फर्डिनेंड मैगलेंस क्रू नेविगेटेड थ्रू द आउट द अर्थ टू टेक अ फुल राउंड ऑफ आवर प्लेनेट। वो धरती का पूरा चक्कर लगाने के लिए निकला था। 1519 से 1522 एडी की बात है ये, जिसे प्रूफ हुआ था कि
जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, विच प्रूव द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ विदाउट इनकाउंटरिंग एनी शार्प एजेस। मैगेलेंस क्रू, मतलब मैगेलेंस का जो पूरा मेंबर था, अकेले तो था नहीं, was first to go round the earth and return to their starting point in Spain। मतलब एक्चुअली में जहाँ से चलना स्टार्ट किया घूम के वहीं पर आ गया। इससे पता चला कि अर्थ का जो शेप है वो कुछ सर्कुलर टाइप में है, स्फेरिकल टाइप में है। ठीक है। नाउ इट इज द एयरक्राफ्ट विच फ्लाई राउंड द अर्थ ऑल्सो प्रूव द अर्थ टू बी स्फेरिकल इन शेप। अब सेम इसी तरह का बात यहाँ पर अगला एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखने को मिला कि जब हम लोग सीप को देखते हैं, देखिए साइटिंग ऑफ ए सीप फ्रॉम द सी पोर्ट, जब हम लोग सी पोर्ट को देखते हैं तो बेसिकली वो लोग धीरे धीरे दिखाई देता है। मतलब पहले उसका कुछ पार्ट दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे, मतलब एक तरह से समझिए पहले झंडा सिर्फ दिखाई देता है, उस पर जो झंडा लगा हुआ है, उसके बाद फिर उसका धीरे धीरे सारा पार्ट दिखने लगता है। ठीक है। फिर जैसे दूर जाएगा गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बनाने के दिखाने की कोशिश किया है ये डायग्राम में इस तरह से है, पहले कुछ पार्ट दिखा फिर दूर जाएगा। लेकिन यही सोचिए कि यदि अर्थ फ्लैट रहता तो कभी भी देखते तो हम लोग को जो सीप दिखता वो एक जैसा दिखता। इससे भी पता चल गया कि जो हम लोग का अर्थ है वो स्फेरिकल शेप का है। ठीक है। फ्लैट तो हो ही नहीं सकता है, नहीं तो फ्लैट रहता तो पूरा जहाज एक बार में दिख जाता। यहाँ पे पूरा सीप जो है वो एक बार में हम लोग को दिखता नहीं है। अगला सेम इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट है, बैडफोर्ड लेवल कैनल एक्सपेरिमेंट। ये बेसिकली क्या बताता है कि 3 पोल को लगा दिया गया है एक फिक्स डिस्टेंस पर 5 किलोमीटर का हाइट पे। कितना हाइट पे लगा दिया है? 5 किलोमीटर। और तीनों का हाइट सेम है, ए बी सी, तीनों का जो हाइट है वो क्या है? सेम है। सेम हाइट पे लगाया गया है यदि हम बात करते हैं तो। अब उसके बाद जब हम लोग इस सब को देखते हैं टेलीस्कोप के जरिए तो जो बड़ा वाला मतलब पोल है, मतलब बीच वाला जो पोल है वो हम लोग को बड़ा दिखाई देता है, मतलब उसका जो हाइट है वो ज़्यादा दिखता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप का है। यदि ऐसा नहीं होता, फ्लैट होता, तो हम लोग को तीनों का हाइट क्या दिखता? सेम दिखता। तीनों का हाइट सेम दिखता। ठीक। इसी तरह अगला एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है लूनर एक्लिप्स। क्या है? लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, यदि हम उस बात पे यदि ध्यान दें तो वी कैन सी द अर्थ कास्टिंग सर्कुलर शैडो ऑन द मून। मून पर छाया बनता है अर्थ का, और वो किस तरह का देखने को मिलता है? सर्कुलर देखने को मिलता है। अब सर्कुलर छाया दिख रहा है तभी बन सकता है जब वो ऑब्जेक्ट कैसा हो? स्फेरिकल हो। बिना स्फेरिकल हुए उसका छाया सर्कुलर हो ही नहीं सकता है, जो फिर से अगेन प्रूफ करता है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। ठीक है, कोई सवाल ही नहीं है कि अर्थ फ्लैट होगा। द अर्थ एज ए हेवनली बॉडी। अब हेवनली बॉडी है तो एक तरह से जितना भी हेवनली बॉडीज है, सन है, मून है, अलग प्लेनेट है जो हम लोग को दिखता है, वो सब स्फेरिकल शेप का दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब अर्थ भी स्फेरिकल होगा क्योंकि वो भी उसी का पार्ट है। अगला है एरियल फोटोग्राफ्स। देखिए फोटोग्राफ लिया गया था, स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ प्रूव बाय एरियल फोटोग्राफ। जो एस्ट्रोनॉमर्स है, साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग जब पिक्चर्स क्लिक करते हैं अर्थ का स्पेस से तो हम लोग को अपना जो अर्थ है वो स्फेरिकल ही दिखता है। अगला है आपका पोजीशन ऑफ पोल स्टार। कौन सा है? पोजीशन ऑफ पोल स्टार। पोल स्टार के बारे में यदि यहाँ देखें, देखिए लाइट फ्रॉम पोल स्टार है, ये 67.5 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ। क्या है इसको हम लोग अगले चैप्टर अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो इसका जो हाइट है वो अलग अलग है। द हाइट ऑफ पोल स्टार इन स्काई वेरी विथ लैटिट्यूड। मतलब जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज हो रहा है, जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर में तो वहाँ पे बात करेंगे, तो चेंज हो रहा है तो पोलर स्टार का जो हाइट है, मतलब पोल स्टार वो चेंज हो जा रहा है। लेकिन यदि अर्थ फ्लैट होता, सोचिए किसी भी डिग्री पर जाते हम लोग तो पोलर स्टार का हाइट क्या देखने को मिलता है? सेम देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब अर्थ जो है वो किस तरह का है? स्फेरिकल है। ठीक है, उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है।
The pole star is observed exactly vertical at 90 degree in the sky of North Pole. Since the star line with the axis of Earth, the angle of pole star varies with latitude in the northern hemisphere only. Example, from London it will make 40 degree angle, but at the equator the angle becomes 0 degree. If the earth were flat, the pole star would have made 90 degree angle from all the latitudes. सब जगह से सेम एंगल बना रहा होता, सब जगह से सेम एंगल बना रहा होता, जो पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। ये समझ में आया? तो यहाँ से समझ में आया कि अर्थ का जो शेप होता है वो किस तरह से होता है। अर्थ का शेप को हम लोग बोलते हैं जियोइड या फिर हम लोग बोलते हैं ओवलेट स्फेरॉइड। क्या बोलते हैं? ओवलेट स्फेरॉइड। मतलब एक्चुअली में क्या है, एक तरह से समझिए, अर्थ इस तरह से है और इधर से हम फोर्स लगाएं, इधर से फोर्स लगाएं तो दो जगह पर चपटा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। तो ये बोल रहा है स्फेरिकल इन शेप तो है, बट इट इज नॉट ए परफेक्ट स्फेयर। इट हैज इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर अबाउट 12,756 किलोमीटर विच इज स्लाइटली लॉन्गर देन द पोलर। देखिए इधर वाला जो रीजन है अर्थ का वो कितना है, 12,756, और इधर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कितना है, पोल वाला पे 12,714, जो थोड़ा सा पोल पे कम दिखता है हम लोग को। डिफरेंस कितना का है, 42 का है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि जो लेंथ है पोलर और इक्वेटोरियल का, उसका जो डिफरेंस है वो 42 किलोमीटर है। फिर इसको घटा के देखेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ बनाने की कोशिश किया, 12,714 पोल पे, इक्वेटर पे 12,756। ठीक है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि परफेक्ट नहीं है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ठीक, दिस इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स रोटेशन एट ए ट्रिमेंडस स्पीड विच हेल्प टू फॉर्म अ बल्ज एट द इक्वेटर एंड कंप्रेशन एट द पोल। सो द शेप ऑफ अर्थ इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जियोइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, तो रोटेशन होने के कारण इस तरह से जब वो घूमता है तो स्पीड होने से इक्वेटर पे बल्ज हो जाता है और पोल पर कंप्रेस्ड हो जाता है उसका शेप, इसीलिए इसको हम लोग जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप बोलते हैं। अब जो अर्थ है हम लोग का वो यूनिक प्लेनेट क्यों है, क्योंकि लाइफ यहीं पर एग्जिस्ट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं होम ऑफ ह्यूमन काइंड। होम ऑफ क्या बोलते हैं, ह्यूमन काइंड, एक ऐसा प्लेनेट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होता है, इसीलिए हम लोग इसको लिविंग प्लेनेट भी बोलते हैं और साथ साथ में यूनिक प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फैक्टर है जिसके कारण यहाँ पर एग्जिस्ट हो पा रहा है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से इसका डिस्टेंस कम भी नहीं है और अधिक भी नहीं है, मतलब बहुत नज़दीक भी नहीं है और बहुत दूर भी नहीं है। ठीक है, बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक नहीं है, तो बहुत दूर नहीं है तो बहुत ठंडा नहीं है, बहुत नज़दीक नहीं है तो मतलब बहुत गर्म भी नहीं है। तो वही बोला, सो इट इज़ नाइदर टू हॉट लाइक विनस और मरकरी, नॉट टू कोल्ड लाइक जुपिटर और अदर प्लेनेट। इसका जो डिस्टेंस है सन से लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर है, 150 मिलियन स्क्वायर, 150 मिलियन किलोमीटर। इसका एवरेज टेम्परेचर कितना है देखते हैं अर्थ का। ऑन इट्स सनलाइट साइड अबाउट 17 डिग्री सेल्सियस, कितना है 17 डिग्री सेल्सियस। अब एवरेज है 17 डिग्री, एवरेज का मतलब जानते हैं ना कि कहीं ज़्यादा हो कहीं कम होगा, लेकिन कुल मिलाकर जो सब टेम्परेचर का एवरेज निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे कितना टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, मतलब कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हम लोग को लगभग में 17 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम में नंबर बनाते हैं ना, कितना परसेंटेज आया, तो सब नंबर को जोड़ते हैं, फिर डिवाइडेड में जितना सब्जेक्ट था, वो जो परसेंटेज एक तरह से क्या है, एवरेज ही है, तो है 70% है, मतलब 70 नंबर लगभग में होने एवरेज सब में आया। अब सोचिए थोड़ा सा भी वेरिएशन होता, थोड़ा सा भी अर्थ से दूर हो जाता, मतलब सन से थोड़ा सा भी अर्थ से दूर हो जाता या थोड़ा पास हो जाता, तो या तो गर्मी पड़ता या तो ठंडा पड़ता, तो हम लोग रह नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ रह पा रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। यहाँ समझिए
दूसरा कारण है हाइड्रोस्फीयर का होना। हाइड्रोस्फीयर मतलब एक तरह से पानी। अब हाइड्रोस्फीयर जो पानी है वो तीनों स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में है। यदि ये वाटर नहीं रहता तब सोचिए कितना दिक्कत होता। हम लोग का शरीर ही बना हुआ है 70% पानी से, हम लोग खुद बात करते हैं, तो बिना पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखिए क्या बोलता है, वाटर ऑल्सो हेल्प इन डिजॉल्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू प्लांट। इट हेल्प्स द प्लांट टू मेक फूड। प्लांट अपना खाना बनाएगा और वो खाना को हम लोग तक पहुंचाएगा। ठीक है, अब अर्थ में कितना पानी है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग को पता चलता है कि अर्थ में लगभग 71% वाटर है। ठीक है, इसमें भी जो वाटर है कुछ आइस शीट के रूप में है अंटार्कटिका पर, नॉर्थ पोलर रीजन में फ्रोजन सॉलिड स्टेट के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, विच टुगेदर मेक्स द अर्थ ए वाटरली प्लेनेट। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ को वाटरली प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी है। तो वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो द मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ। वाटर ही है जिसके कारण टेम्परेचर मेंटेन रहता है अर्थ का। ठीक है, ना ज़्यादा गर्म होने देता है ना ज़्यादा ठंडा होने देता, क्योंकि वाटर का फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वाटर ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कहीं भी कूलेंट के रूप में किसी को चीज़ को ठंडा करना हो तो पानी का यूज करते हैं हम लोग। तो ऑल रिसर्चर हैव शोन दैट लाइफ वाज इवॉल्व थ्रू ओशियन और सी। आपने सुना भी होगा कि सबसे पहले जो किसी भी जीव का जो उत्पत्ति हुआ है जल से हुआ है, पानी में ही हुआ है। सेम इसी तरह यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है इसका मतलब क्या है? बेसिकली एयर का एक तरह से आप बोल सकते हैं चादर। इनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यहाँ पे बहुत सारा गैसेस प्रेजेंट है और परफेक्ट कॉम्पोजिशन है। यदि हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन भी सही है। 78% आपका नाइट्रोजन है, फिर आपका ऑक्सीजन है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सब गैसेस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव परफेक्ट प्रोपोर्शन। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बाय ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑर्गेनिजम्स फॉर रेस्पिरेशंस। हर ऑर्गेनिजम्स के लिए चाहिए होता है। नाइट्रोजन हेल्प इन कीपिंग एटमॉस्फेयर कूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट। प्रोटीन का जरूरत पड़ता है तो नाइट्रोजन इंटेक करने पर ही कंप्लीट होता है। खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है। ओजोन लेयर present in stratosphere, a layer of atmosphere, check the harmful UV rays। जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसके बारे में ध्यान रखना है। इस सन से जो यूवी रेज आता है अल्ट्रावायलेट है, उससे हम लोग को बचाने का काम करता है, क्योंकि वो एब्जॉर्व कर लेता है सबको, धरती तक पहुंचने नहीं देता है। एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस emitted by earth during the daytime and thus it keeps earth warm even during night। जब रिटर्न जा रहा होता है, जैसे धरती है, धरती से जब रिटर्न जा रहा होता है सन का रे, तो इसको एटमॉस्फेयर क्या करता है? पकड़ के रखता है, जिसके कारण रात में भी हम लोग को गर्मी फील होता है। तो यदि सारा हीट चल जाता है, पकड़ के नहीं रख पाता, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। एटमॉस्फेयर एक और क्या बेनिफिट देता है कि जब कुछ टूट के आता है, जिसको हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं, तो एक प्रोटेक्टिव कवर के तौर पे यूज होता है। प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव कवर टू द अर्थ फ्रॉम फॉलिंग meteorites which get burned in the outer hot layer of atmosphere। एटमॉस्फेयर का जो ऊपर में जो गर्म लेयर है वहीं पर जल जाता है, वहीं पर खत्म हो जाता है, धरती पर आने नहीं देता है। अगला है लिथोस्फेयर का प्रेजेंस होना। लिथोस्फेयर और सॉलिड क्रस्ट। अर्थ इज ए रॉकी प्लैनेट विच मीन्स इट हैज अ सॉलिड रॉकी कवर्स ऑन द सरफेस। जितना भी रॉक्स है, रॉक्स का जब वेदरिंग होता है, टूटता है, तब वो सॉइल का फॉर्मेशन करता है, उसी सॉइल में लाइफ एग्जिस्ट करता है। उस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलता है प्लांट को, और प्लांट का क्या होता है? ग्रोथ होता है। प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है एनिमल लाइफ को। यदि हम बात करते हैं तो अ थिन लेयर ऑफ आउटर क्रस्ट विच इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स सपोर्ट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो आउटर क्रस्ट है, जो बाहर वाला लेयर है, बहुत पतला सा, जहाँ पर मिनरल्स पाया जाता है, जहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप होता है। ठीक है, अब है बायोस्फीयर। जैसा कि अभी हम लोग समझे थे यहाँ पे कि एक होता है हाइड्रोस्फीयर, एक
होता है लिथोस्फीयर, एक होता है एटमॉस्फेयर। और जहाँ पर तीनों रहता है वहाँ पर ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो एक ऐसा लेयर जहाँ पर तीनों एग्जिस्ट करता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, जहाँ पर मिलता है और जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होता है। द नैरो जोन वेयर एक्सचेंज ऑफ मैटर टेक प्लेस एंड वी सपोर्ट लाइफ इज नोन एज बायोस्फीयर। इट मेक्स आवर प्लेनेट अ यूनिक वन। ये अल्टीमेट सोर्स जो है हीट का वो सन है। ठीक है, सन से हीट, लाइट, एनर्जी मिलते रहता है हर लिविंग बींग्स को, और उसके बाद एक फूड चेन के जरिए सब में ट्रांसफर होते रहता है। पेड़ पौधा अपना खाना खुद बनाता है, फिर आगे शिफ्ट होता है। तो देखिए वही चीज़ समझाने की कोशिश किया, ऑटोट्रॉप्स या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्लांट एनर्जी गेन करता है सन से, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो लोग अपना खाना बना लेता है। और जब इसी प्लांट को एनिमल्स खाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल डिपेंड अपॉन दीज प्रोड्यूसर्स और प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर एनर्जी सप्लाई, सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स। जो अपना खाना खुद बनाता है उसको प्रोड्यूसर्स बोलते थे या फिर ऑटोट्रॉप्स बोलते थे। ठीक है, जो दूसरा पे डिपेंडेंट रहता है उसको कंज्यूमर्स बोलते हैं या फिर हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। द एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर एनर्जी आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोरस। जो पेड़ पौधा खाता है, साग सब्जी, उसको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। फिर जो एनिमल को कंज्यूम्स करता है, और कौन सा एनिमल, हर्बीवोरस एनिमल्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोरस। जब एनिमल डाई करता है तो डिकम्पोजर्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज कर देता है डेड ऑर्गेनिक मैटर में, फिर से वो वहीं पर रिलीज होके मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, जो एनिमल और प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपका चैप्टर 1 समाप्त होता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी वीडियो में बने रहिएगा चैप्टर 2 में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के साथ। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद फिर इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट किया जाए चैप्टर 2। चैप्टर 1 आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं हम लोग। ये लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों एक इमेजनरी लाइन्स है, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जरिए हम किसी भी प्लेस का मतलब लोकेशन अच्छा से पता कर सकते हैं। लोकेशन पता चल सकता है किसी भी प्लेस का कि कहाँ पर वो सिचुएटेड है। अर्थ ग्रिड के बारे में यदि हम बात करते हैं तो देखिए, आप अर्थ को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक्सिस पर घूमते रहता है। देखिए बेसिकली यहाँ पे तो फिक्स किया गया है, ग्लोब है। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस प्रोवाइड 2 नेचुरली फिक्स पॉइंट। 2 फिक्स पॉइंट मिलता है, एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। देखिए इधर हो जाएगा नॉर्थ पोल और इधर हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, एंड मिड वे बिटवीन 2 पोल्स लाइज इक्वेटर। ये दोनों के बीच में देखिए एक लाइन रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। डायग्राम देख रहा होगा, यहाँ पे 0 डिग्री बनाया गया है। ठीक है, अब यहीं से स्टार्ट होता है हम लोग के पास। अब यहीं पे यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हैं हम लोग तो यहाँ पर हम लोग को मिलता है लॉन्गिट्यूड। देखिए ये जो लाइन वर्टिकली मिला रहे हैं अभी, यहीं से स्टार्ट होगा लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, और इक्वेटर के पैरेलल बहुत सारा लाइन जो ड्रॉ करते हुए दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। यहीं से लैटिट्यूड का भी डेफिनेशन आएगा, इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, अब ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो कॉम्बिनेशंस है, इसी को हम लोग बेसिकली जियोग्राफिकल ग्रिड बोलते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे जियोग्राफिकल ग्रिड क्या होता है तो याद रखना है, द नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ड्रॉन ऑन ए मैप और ए ग्लोब विच इनेबल अस टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल ग्रिड। ये जो ग्रिड होता है वो बेसिकली अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, ये आपका अर्थ है, यहाँ पर बीच में इक्वेटर है।
ठीक है। ऊपर में था नॉर्थ पोल और नीचे में था साउथ पोल। ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, 2 भाग में बांट दिया एक तरह से। जब हम ध्यान से देखें तो अर्थ को ही 2 भाग में बांट दिया, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। सेम इसी तरह जो मेरिडियन होगा इस तरह से अर्थ को 2 भाग में बांट देगा। एक को हम लोग बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक को हम लोग बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मीट करेगा, उसके बाद हम उसका लोकेशन पता कर सकते हैं। अब किस तरह से लोकेशन पता करेंगे, क्या होगा, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। उसके लिए हम लोग को लोकेट करना पड़ेगा। देखिए जहाँ पर मिल रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एट राइट एंगल पॉइंट आउट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। लैटिट्यूड क्या इन्फॉर्मेशन देता है, देखिए लैटिट्यूड गिव्स अस द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस इन द नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर। देखिए अभी वही तो बोला, एक है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एक है साउथर्न हेमिस्फीयर। व्हाइल लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू लोकेट द प्लेस इन ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देखिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये लॉन्गिट्यूड बताता है। ठीक है। अब हम लोग इस सिलसिला में आगे बढ़ते हैं तो आपको 2 लाइन मिलेगा, इमेजिनरी लाइंस, दोनों के बारे में समझते हैं। ये देखिए नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर है, बीच में जो लाइन बना हुआ है सर्कुलर है, ध्यान रखना है, 3 डायमेंशनल है इसलिए ऐसा दिख रहा है। 2 भाग में बांट देता है अर्थ को, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इक्वेटर क्या होता है। तो इक्वेटर के बारे में याद रखना है, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी ग्रेट सर्कल that runs midway between the 2 poles known as the 0 degree parallel of latitudes। यहाँ पर 0 डिग्री है ये। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में होगा, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में है और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ में है। ये अर्थ को 2 भाग में बांटता है इक्वेटर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। द प्लेन ऑफ इक्वेटर इंटरसेक्ट द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन एट राइट एंगल। इक्वेटर का प्लेन है, अर्थ का जो एक्सिस है जिसको रोटेट करता है उसको 90 डिग्री पे कट करने का काम करता है। मतलब इधर यदि हम लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा डिग्री एन करके लिखेंगे वैल्यू, और इधर यदि हम लिखेंगे तो डिग्री एस करके लिखेंगे हम लोग। इससे पता चल जाएगा कि हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हैं या फिर साउथर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है। और हम लोग एंगुलर डिस्टेंस के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से। अब ये हम लोग का जो टॉपिक है उसमें तो नहीं है, हम लोग को नहीं पढ़ना है, फिर भी एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि टोटल कितना इक्वेटर्स होता है, मतलब टोटल कितना लैटिट्यूड होता है। तो इक्वेटर 0 डिग्री है और इधर से कहाँ तक जाते हैं 90 तक। सेम उसी तरह इधर कहाँ तक आते हैं 90 तक। तो 90 ऊपर में एक इक्वेटर और 90 नीचे में, टोटल 121, मतलब 121 बोल रहे हैं 181 181 क्या है 181 लैटिट्यूड्स है, ध्यान रखना लैटिट्यूड्स। ठीक है। अब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होता है, इक्वेटर के समानांतर, मतलब इक्वेटर के जैसा ही यदि कोई लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, जिसका एंगुलर डिस्टेंस सेम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। देखिए द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स which join all the places having the same angular distance north or south of the equator। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कोई एक लाइन है 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब यहाँ पर यदि 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे हम लोग यहाँ पर जाते हैं, मान लीजिए ये 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड था, ये 0 डिग्री था, ठीक है, और ये 60 डिग्री नॉर्थ पर है, तो यहाँ पर जितना भी है इस लाइन पर जितना भी प्लेसेस है सबका जो लैटिट्यूड होगा वो 60 डिग्री नॉर्थ ही होगा। ठीक है। अब ये जो लैटिट्यूड्स होता है, यहाँ 10 डिग्री लिख दिए 60 डिग्री, ये जो लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर के पैरेलल होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। These latitudes run parallel to the equator, so they are called the parallel of latitudes। ठीक है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट जो लैटिट्यूड्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा, डायग्राम में ही सारा चीज़ छुपा हुआ है। सबसे पहले 0 डिग्री जिसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, दिमाग में बैठाते चलिए।
ऊपर में इसी के पैरेलली जब जाएंगे तो हमको 23.5 डिग्री नॉर्थ मिलेगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ मिलेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सेम उसी तरह नीचे भी 23.5 डिग्री साउथ मिलेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यही यदि नॉर्थ में हम लोग आगे मूव करते जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा हम लोग को आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री साउथ में आएंगे, 66.5 डिग्री साउथ में आएंगे तो हम लोग को मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल। क्या मिलेगा? अंटार्कटिक सर्कल। सबसे ऊपर चल जाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ तो यहाँ पे मिलेगा हमको नॉर्थ पोल। सेम उसी तरह यहाँ पर आएंगे 90 डिग्री साउथ तो मिलेगा हम लोग को साउथ पोल। ये इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन है जिसके बारे में बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इधर से है मेरा सन, अब सन का जो लाइट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जैसे जैसे जाते हैं सन का जो लाइट है वो कम पड़ने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सन का लाइट ज़्यादा पड़ता है तो ये जो जोन है आपका, ये जो जोन बन जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, टोरिड जोन बन जाता है। कैसा जोन बन जाता है? टोरिड जोन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोरिड जोन, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ता है। ठीक है, अब जब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ पर जाते हैं तो मिलता है हम लोग को टेम्परेट जोन। नॉर्थ रीजन में है तो इसको हम लोग नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर जब 23.5 डिग्री साउथ 66.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर भी मिलेगा टेम्परेट जोन, लेकिन यहाँ पर साउथ टेम्परेट जोन मिलेगा। और टेम्परेचर कम होगा क्योंकि सन का जो लाइट है वो धीरे धीरे और पड़ना कम होगा। तो जैसे जैसे हम लोग पोल की ओर जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग को और ज़्यादा ठंडा मिलेगा, तो वहाँ पे हम लोग को मिलेगा फ्रिजिड जोन। मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि इक्वेटर से हम या तो ऊपर जाएं नॉर्थ की ओर या फिर नीचे जाएं साउथ की ओर, टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझने वाली बात यहाँ पर ये है, इक्वेटर से दूर हम नॉर्थ में जाएं या साउथ में जाएं, टेम्परेचर क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, अब उसी चीज़ को यहाँ पर समझाने का कोशिश किया। देखिए फिर से, ये ट्रॉपिक और टोरिड जोन है, उसके बाद टेम्परेट जोन है, उसके बाद फ्रिजिड जोन है। ठीक है, अब उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है और वर्टिकल रे पड़ता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। अगला टेम्परेट जोन है तो यहाँ पर एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब सन का लाइट थोड़ा सा तिरछा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो सन का जो लाइट है वो और स्लेंटिंग हो जाता है और बहुत कम रे आता है पूरा साल भर, तो यहाँ का टेम्परेचर ठंडा होता है, इसलिए हम लोग इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। लैटिट्यूड हो गया आपका समाप्त। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेरिडियन में और यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा लॉन्गिट्यूड का। प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन। इसको यदि ध्यान से देखें तो इस तरह का पार्ट है कि अर्थ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यदि दोनों को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो पार्ट बटेगा, इधर बचेगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर बनेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पर होगा, इसको 0 डिग्री नाम देंगे हम लोग। तो इधर बढ़ते जाएंगे हम लोग तो टोटल 180 इधर होगा, 180 डिग्री ईस्ट तक जाएगा। सेम उसी तरह वो 180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा। टोटल पूछेगा कितना है तो 180 + 1 + 180 टोटल 361 लॉन्गिट्यूड्स है प्राइम मेरिडियन को लेते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया। देखिए, द ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन इज द रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग ईस्ट वेस्टवर्ड डिस्टेंस ऑन द अर्थ। अर्थ पे ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो प्राइम मेरिडियन ही यूज होता है। It is an imaginary line which converges on the two poles and passes through Greenwich near London, where there is an old observatory located. ये ग्रीनविच शहर से पास होता है जो लंदन के नज़दीक है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। अब इसको कैसा मानते हैं उसके बारे में देखिए। प्राइम मेरिडियन इज टेकन एज 0 डिग्री मेरिडियन, इसको 0 डिग्री मेरिडियन ले लिया जाता है। द प्राइम मेरिडियन along with 180 डिग्री longitude divide the earth into two halves or hemisphere, the eastern and western hemisphere. Part of earth which is lies between 0 degree and 180 degree east
देखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री ईस्ट में रहेगा, उसको बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री और 180 डिग्री वेस्ट में रहेगा, उसको बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होगा, जिस तरह वहाँ पर क्या था, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स विच जॉइन ऑल द प्लेसेस हैविंग द सेम एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। वहाँ पर एंगुलर डिस्टेंस कहाँ पे सेम था, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, ग्रीनविच शहर से पास हुआ, उसके बाद इधर से इधर तक सब ईस्ट में है और इधर से इधर सब क्या है, वेस्ट में है। तो ये सब ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाएगा, ये सब वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। ठीक है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब देखिए इसको काट के दिखाया, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन शोइंग डिफरेंट एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जो लॉन्गिट्यूड्स के अलग अलग एंगल को डिनोट करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, as we know that any circle has 360 degree, equator being a circle has 360 degree of divisions. Each and every division is joined from with north pole and south pole by a semicircle. नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ता है एक सेमी सर्कल, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और 360 लॉन्गिट्यूड्स है। यदि प्राइम मेरिडियन को ले जाएंगे तो 361 हो जाएगा। ठीक है, ऑल लॉन्गिट्यूड्स are semicircle converging at north pole and south pole. Two meridians of longitude 180 degree apart from each other together make a complete circle on the globe. यदि दोनों मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को मिलाएंगे हम लोग, तो हम लोग को एक कंप्लीट सर्कल मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है उसको हम लोग मेरिडियंस क्यों बोलते हैं, because all the places located along a particular longitude face the overhead sun at the same time. हिलो का जो लॉन्गिट्यूड फेस है, ठीक है, वो हमेशा सन की ओर रहता है, सेम टाइम पर सन की ओर देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर याद रखने वाला है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, इक्वेटर में होता है। कितना, 111 किलोमीटर। ठीक है, दिस डिस्टेंस बिकम 0 एज ऑल द लॉन्गिट्यूड कन्वर्ज एट पोल्स। यही डिस्टेंस पोल पर जाते जाते क्या होता है, घट जाता है। मतलब यहाँ पे साफ है कि इंटर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। यदि इक्वेटर से कोई पोल की ओर जाता है, इक्वेटर से किधर जाता है, पोल की ओर जाता है, तो जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटते जाता है, और पोल पर ये जाके डिस्टेंस कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वेटर पर ही होता है, दो पोल के मतलब दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस, और वो होता है 111 किलोमीटर। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम का। ठीक है, अब सोचिए पूरा अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ के बारे में यदि हम बात करते हैं तो अर्थ को 24 घंटा लगता है कंप्लीट साइकिल करने में। ठीक है, यहाँ से समझिएगा 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, मतलब 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे 360 डिग्री को पार करने में लगता है 24 घंटा, उसको मिनट में बदलेंगे तो 24 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। तो 1 डिग्री को पार करने में 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 का टेबल से 6 बार में, 6 का टेबल से 4 बार में, 4 मिनट आ गया। मतलब 1 डिग्री पार होने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगेगा। A time difference of 4 minutes has to be added for each 1 degree of longitude toward the east. जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की ओर जाएंगे, हर 1 डिग्री पर 4 मिनट समय बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह यदि वेस्ट में जाएंगे तो हर 1 डिग्री पर 4 मिनट समय घट जाएगा। यहाँ पे 4 मिनट बढ़ जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। 4 मिनट यहाँ पर ऐड होगा और यहाँ 4 मिनट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब 15 डिग्री जैसे पार होगा 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए लोकल टाइम का। लोकल टाइम किसको बोलते हैं,
किसी भी प्लेस का सन के अकॉर्डिंग जो टाइम होता है, जब हम पता करते हैं, उसी को बोलते हैं लोकल टाइम। द टाइम ऑफ ए प्लेस रिकॉग्नाइज्ड बाय मिड डे सन इज कॉल्ड द लोकल टाइम। All the places located along a particular longitude from North Pole to South Pole face the overhead sun at the same time। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे हम लोग खड़ा रहते हैं तो दोपहर में देखे होंगे कि हम लोग का परछाई नहीं बनता है, ठीक है, हम लोग का परछाई नहीं बनता है, बहुत कम बनता है, मतलब वो दोपहर का एग्जैक्ट समय होता है, मतलब सन हम लोग के जस्ट ऊपर में रहता है। मतलब आप देखे होंगे कि कोई लाइट को जस्ट हम अपने माथा के ऊपर रखेंगे तो हम लोग का शैडो नहीं बनेगा, जब स्टार्ट होता है तो शैडो ज़्यादा देखने को मिलता है। The shadow of the pole will become shorter as noon approaches and it will start growing longer in the afternoon। The longitudes are used to find out the time of any place। किसी भी प्लेस का समय जानने के लिए जरूरत पड़ता है। ये वीडियो बड़ा जा रहा है इसलिए क्योंकि हम लोग इसमें 3 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, इसके बाद फिर हम लोग के पास एक तीसरा चैप्टर आएगा रोटेशन एंड रिवॉल्यूशंस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सवाल किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, द टाइम इज 8 PM ऑन थर्सडे फरवरी 20th। स्टेशन का है 120 डिग्री ईस्ट। यहाँ पे समझिए 120 डिग्री ईस्ट पे कोई एक स्टेशन है ए। व्हाट इज द टाइम एंड डे एट स्टेशन बी 120 डिग्री वेस्ट इधर है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 बज रहा है और थर्सडे हो रहा है। समझिएगा मेरा कॉन्सेप्ट को, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। और 20 फरवरी है, ठीक है। 120 डिग्री ईस्ट और 120 डिग्री वेस्ट, मतलब यहाँ पर बीच में 0 डिग्री भी रहा होगा, मतलब इधर कितना का डिफरेंस 120 का और इधर कितना का डिफरेंस 120 का, मतलब कितना लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है टोटल 240 डिग्री का डिफरेंस है कि नहीं है। अब सोचिए 1 डिग्री को पार होने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। इसका मतलब 240 डिग्री को पार होने में कितना समय लगेगा, 240 गुना 4 960 मिनट, 960 मिनट। अब सोचिए 960 मिनट का मतलब कितना हुआ, यदि हम इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 16, मतलब 16 आवर का डिफरेंस। अब सोचिए ये वेस्ट में है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, ये वेस्ट में है और ये ईस्ट में है। ईस्ट में समय ज़्यादा होता है, हमको इधर से इधर आना है, मतलब यहाँ पर जो टाइम होगा वो इधर से 16 घंटा पीछे होगा। तो 8 बज रहा है रात का, इसमें से अब 16 घंटा घटाइए तो 8 से 8 बजे सुबह हो गया, फिर और 4 घंटा घटाना है तो यहाँ पे बच गया 4 बजे सुबह, 4 बज गया सुबह का। दिन वही है अभी भी, तो थर्सडे ही होगा और 20 फरवरी ही होगा, थर्सडे ही होगा और 20 फरवरी ही होगा, लेकिन सुबह का 4 बज रहा होगा। इस तरह से सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए आपका आंसर किधर है, द टाइम एट स्टेशन बी विल बी 4 AM थर्सडे फरवरी 20th। समझ में आया। अब सेम उसी तरह का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द टाइम एंड डे एट स्टेशन एक्स लोकेटेड एट 80 डिग्री ईस्ट। देखिए यहाँ पर एक्स है 80 डिग्री ईस्ट में, यहाँ पर पूछ रहा है व्हेन इट इज नून एट ए स्टेशन, एक स्टेशन वाई है जो 15 डिग्री वेस्ट में है। नून है मतलब 12 बज रहा है दोपहर का, ठीक है, और डे जो है वो ट्यूसडे है। पूछ रहा है यहाँ पर कितना समय होगा, तो अब यहाँ पे सोचिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बीच में 0 डिग्री होगा, मतलब इधर 15 और इधर 80, टोटल कितना का डिफरेंस हुआ 95 डिग्री का। कितना डिग्री का हुआ 95 डिग्री का। 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है 4, तो 95 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा 95 × 4 हो जाएगा 380 मिनट। अब यहाँ पे सोचिएगा 380 मिनट को कैसे आवर और मिनट में लिखेंगे, एक बहुत आसान से सॉल्व करने बता रहे हैं। देखिए 60 मिनट मतलब हुआ 1 घंटा, ठीक है। 60 का टेबल लिख दिए, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चक हो गया 24, 6 बचे हो गया आपका 30, 6 चक 36, 6 सते 42, 6 अठे 48। इस तरह से सोचिए। अब यहाँ पे 380 मिनट है मेरे पास, ठीक है। अब 380 मिनट मतलब क्या हुआ, ठीक है, 360 मिनट प्लस 20 मिनट, मतलब ये हुआ 6 घंटा 20 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट। अब यहाँ सोचिए 6 घंटा 20 मिनट है, तो 6 घंटा 20 मिनट यहाँ पे यदि हम ऐड करते हैं
तो 12 बज रहा था दोपहर का, तो 6 घंटा 20 मिनट ऐड होगा, तो 6 बजकर 20 मिनट होगा शाम का। दिन वही रहेगा, दिन वही रहेगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए 6 बजकर 20 मिनट, आप उसी तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट रखना है कि यदि ईस्ट में है तो टाइम बढ़ेगा, वेस्ट में है तो टाइम घटेगा। इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है सिर्फ, उसके बाद किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया? ठीक है, इस पे ध्यान रखना है सिर्फ।